हेलो स्टूडेंट्स, तो अब तक आप पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कि जो लाइट है, जो रेडिएशंस हैं, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? वेव की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी रेडिएशन हो, चाहे गामा रेज हो, चाहे एक्सरे रेज हो, चाहे यूवी रेज हो, ये सब आप इंफ्रारेड रेज हो, ये सब पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कि क्या पढ़ा था कि ये क्या करते हैं? वेव की तरह बिहेव करते हैं। और जो लाइट है वो भी किसकी तरह बिहेव करती है? वेव की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे, देखो कि इसके बाद मैक्स प्लैंक ने ये बताया हमें कि नहीं, लाइट वेव की तरह नहीं, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। किसने बताया? मैक्स प्लैंक ने क्या बताया कि लाइट बिहेव किसकी तरह करती है? पार्टिकल की तरह। कैसे बताया उन्होंने कहा कि जो लाइट है कि वो स्मॉल पैकेट ऑफ वेरी स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी ये कह सकते हो आप, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी से मिलकर के बनी हुई है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? फोटोन या क्वांटा। ठीक है, पहले हम क्या पढ़ते थे कि जो लाइट है वो वेव की तरह ट्रेवल करती है, ऐसे। ठीक है, ऐसे मतलब, लेकिन इन्होंने ये बताया मैक्स प्लैंक ने कि नहीं, जो लाइट है वो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी से मिलके बना हुआ है, और उसके अंदर वो हर एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्वांटा भी बोलते हैं। तो इसका मतलब हर एक फोटोन की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू। उन्होंने ये बताया कि देखो, सबसे पहले ध्यान से समझ लो कि हर एक लाइट E क्या है कि लाइट इज बिहेव लाइक पार्टिकल। ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है लाइट, ये वेव की तरह और ये पार्टिकल की तरह। ठीक है, ईच पार्टिकल मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा या फोटोन कह सकते हैं। ठीक है, फोटोन। तो ये चीज़ बताया था इन्होंने, और उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया था? E इज इक्वल टू एच न्यू। और इसके फर्दर हम एक और फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? म्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू एच, और न्यू क्या था हमारा? पहले पढ़ा था C बाय लैम्डा। ठीक है, तो न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम? C बाय लैम्डा। तो ये उन्होंने फॉर्मूले दिए थे, ये दो फॉर्मूले आप लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारा हम पढ़ते हैं क्वांटम थ्योरी में। ठीक है, क्वांटम थ्योरी में हम ये सारा पढ़ते हैं। तो इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था डी ब्रोगली। ठीक है, उन्होंने बताया, उन्होंने ये कहा कि अगर ये बहुत ही छोटे छोटे फोटोन क्या है? बहुत ही स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है, एक छोटा एक अगर फोटोन के देखोगे तो बहुत ही स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो ये तो अगर वेव और पार्टिकल की दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी तो एक पार्टिकल है। तो जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये बताया, समझे? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है। इलेक्ट्रॉन का साइज, इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो मास है कितना है? 9.1 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, देखो माइनस में 31 है, मतलब कि बहुत ही स्मॉल इसका साइज़ है, बहुत ही छोटा इसका जो मास है, बहुत ही कम है। तो मतलब कि ये जो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये वेव की तरह भी बिहेव करना चाहिए। तो ये दो नेचर क्या कर रहा है? डुअल नेचर है, ये इलेक्ट्रॉन के दो नेचर हैं। तो इसलिए हमें नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? डी ब्रोगली, डुअल नेचर ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर। या हम और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस।
इसका मतलब हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि उन्होंने एक तरह से मान के चलो कि आइडिया दिया था, उन्होंने एक तरह की हाइपोथेसिस दी थी, आइडिया दिया था कि इलेक्ट्रॉन भी तो इसके अकॉर्डिंग कर सकता है। अगर लाइट वेव की तरह और पार्टिकल की तरह दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो बहुत हल्का है, बहुत छोटा है, तो वो भी क्या करना चाहिए, वो भी पार्टिकल की तरह और वेव की तरह दोनों तरह बिहेव करना चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और किसकी तरह करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है। ये उन्होंने कैसे बताया, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है ही, वेव के बारे में उन्होंने कैसे बताया, उन्होंने बताया ऐसे, उन्होंने देखो एनर्जी ली किसकी, फोटोन की, क्या एनर्जी थी, E = h/ν, ये हमने पढ़ा था इससे पहले अभी, ठीक है। ये क्या था, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, ठीक है, मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग था ये, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E क्या होता है, mc² होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ चुके हो पहले, 2 एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। ये हम निकालेंगे कि वेव की तरह, पार्टिकल तो हमें पता है कि ये पार्टिकल, हम वेव के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह कैसे बिहेव करता है, उसकी जो वेवलेंथ होगी क्या होगी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। अब दोनों की इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम, तो क्या इक्वेशन आएगी हमारे पास, अगर हम दोनों की इक्वेशन कंपेयर करें तो mc² = hν, ठीक है। यहाँ से अगर हम यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, mc² = hc/ν को क्या लिख सकते हैं, sc/λ, ठीक है। यहाँ एक c से 2 c यहाँ पर है तो एक कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, mc बचेगा = h/λ। अब इस लैम्डा को यहाँ लिया और mc को नीचे लिया हो तो क्या आ जाएगा, λ = h/mc। यहाँ पर h क्या है हमारा, h हमारा है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ये क्या है हमारा प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। m क्या है हमारा, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और c क्या है हमारा, c क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, c क्या था हमारा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ये वेवलेंथ हो गई। अगर ये तो वेवलेंथ होगी लाइट के फॉर्म में, अगर c क्या हमारा लाइट, अगर मैटर होगा कोई और मैटर है तो λ = h/mv, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अगर किसी और पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लेंगे λ = h/mv, ठीक है। और अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम यहाँ पे c लेंगे, समझ में आ गया, अच्छा ठीक है। यहाँ पर देखो ये mv जो है ना, ये एक तरह का मोमेंटम भी है, h/p भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला एक और बन सकता है λ = h/p। p क्या है हमारा, मोमेंटम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, p क्या हमारा, मोमेंटम, मोमेंटम बोलते हैं। p की जगह p = क्या होता है, mv होता है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, p = mv, मास और वेलोसिटी, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूले में से जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक बात और देखो, डी ब्रोगली के जो उन्होंने जो हाइपोथेसिस दी थी वो हम कह सकते हैं कि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो सही थी, वो वैलिड थी। मतलब माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ही जो छोटे हों, जैसे इलेक्ट्रॉन है बहुत ही छोटा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही उनकी वैलिड थी जो उनकी हाइपोथेसिस थी, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस, ठीक है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल जैसे कि इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मान के चलो बड़े चीज़ों के, जैसे कि मान के चलो जो बॉल है या हाथी है, जानवर है, इंसान है, हम लोग हैं, जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल की जितनी भी चीज़ें हैं उस पे वैलिड नहीं है ये। क्यों नहीं है वैलिड? क्योंकि देखो उन्होंने क्या बताया डी ब्रोगली ने कि जो
जो इलेक्ट्रॉन है, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल की तरह तो बिहेव करता ही करता है, और साथ में वेव की तरह बिहेव करता है। मतलब वेव मतलब ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का है, बहुत ही छोटा है, तो जब वो फास्ट मूव करेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो वेव की तरह मूव ऐसे बिहेव करता हुआ जाएगा। समझ में आया। लेकिन अगर मान के चलो कोई बॉल फेंक रहे हो आप बहुत स्पीड से ऐसे, तो क्या वो ऐसे ऐसे घूम के जाता है, नहीं ना, वो बिल्कुल स्पीड से जाता है, एकदम स्ट्रेट जाता है वो। तो हम उसकी वेव लेंथ को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो उन्होंने वेव लेंथ का फॉर्मूला दिया था लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ये जो फॉर्मूला दिया था ना उन्होंने, डी ब्रोगली ने, तो इससे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हम किसी बड़ी चीज़ को, किसी बड़ी लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बड़ी ऑब्जेक्ट की जो हमारी वेव लेंथ है उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। सिर्फ जो स्मॉल पार्टिकल है उसको ही हम मेज़र कर सकते हैं, उसी की हम वेव लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि वो स्मॉल पार्टिकल जब मूव करता है तो वो वेव की तरह मूव करने लगता है। ठीक है। किसी अगर भारी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, वो कभी ऐसे घूमते हुए नहीं जाता है। ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हो कि आपको पूछा जा सकता है कि जो डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस है वो किस पे वैलिड है, तो क्या कहोगे आप कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो छोटे पार्टिकल हैं, जो स्मॉल पार्टिकल हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इन सब के ऊपर वैलिड है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द wavelength of ball having mass 0.1 किलोग्राम, मूविंग, ये क्वेश्चन होगा आपके बुक में भी, मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। यहाँ पर बॉल है हमारा तो हम यहाँ पे v लेंगे। मैंने कहा था कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम v लेंगे, लाइट की बात होगी तो c लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ निकालनी है, तो h हमारा क्या होगा 6.626 10⁻34 अपॉन में मास कितना है हमारा 0.1। ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10, अगर यहाँ से 0 हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 0 कट जाएगा, तो सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी ऊपर। तो 6.626 10⁻34 मीटर वेवलेंथ जो होती है मीटर में होती है। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उतारना है तो सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द mass of photon with wavelength। पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद आप देखो क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉन। देखो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। आप हमेशा ही कोशिश क्या करो कि हम मीटर में लेके आए। ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉन कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। इसके बाद देखो फॉर्मूला लगाओ पहले डायरेक्ट, लैम्डा इज इक्वल टू h/m। अब यहाँ पर देखो फोटोन की बात हुई है, लाइट की बात हुई है, यहाँ पे हम c लगाएंगे। ठीक है। अगर v होगा, v कब लगाएंगे जब कोई ऑब्जेक्ट की बात होगी। तो हमें क्या दिया हुआ है, देखो वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉन, जो कि कितना होगा 1 एंगस्ट्रॉन कितना होता है -10। तो हम वेवलेंथ यहाँ लिख देते हैं 3.6 10⁻⁻10। ठीक है। इज इक्वल टू, हमने मीटर में चेंज कर लिया इसको। ठीक है। h की वैल्यू पुट कर दो 6.626 10⁻34 अपॉन में मास कितना है, मास निकालना है हमें। ठीक है। और c वैल्यू हमें पता ही है 3 × 10⁸। ठीक है। अब मास को यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, मास निकालना है क्योंकि हमें 6.626 10⁻34। अगर देखो ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन होती है तो वैल्यू पुट करके और छोड़ दिया करो। 3.6 10⁻10 इंटू में 3 इंटू में 10⁸। ठीक है। तो ये
इसके बाद यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर सकते हो आप, यहाँ से -10⁻⁻2 हो जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसको आगे कर लेना कैलकुलेट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4.55 10⁻25, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, ठीक है। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास 4.55 10⁻25। तो हमें फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv², ये होता है। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमें दी हुई है ना, काइनेटिक एनर्जी हमें दी हुई है कितनी 4.55 10⁻25, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 mv²। हमें वेव लेंथ निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें प्लैंक कांस्टेंट पता है, मास हमें निकालेंगे अभी हम, और mv हमें मास पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, हमें पता होना चाहिए -31 किलोग्राम, ये पता होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। तो हमें ये पता है, हमें v निकालना है। v यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से v कैसे निकालेंगे, इसको 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4.55 10⁻25, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, कितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू v²। 10⁻ कितना हो जाएगा -31। अब देखो ये 2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 9.1 10⁻25 अपॉन में 9.1 10⁻31, ठीक है, इज इक्वल टू v²। ये कट जाएगा, कैंसिल हो गया इससे, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 31, तो 10⁻31 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर ये माइनस का होगा, सॉरी, हाँ यहाँ माइनस का होगा, ठीक है। इसके बाद अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा v², ठीक है, 10⁻6 v² हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10⁻6, और हाफ करोगे तो 10⁻3, क्योंकि ये इसके बाद स्क्वायर रूट हो जाएगा ना इसका, तो v कितना आके 10⁻3। अब इस v को यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू h 6.626 10⁻34 अपॉन मास कितना है हमारा 9.1 10⁻31 इंटू में जो हमारा v निकाला है हमने 10⁻3। यहाँ सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है, पावर कटेगी तो 28 हो जाएगा, फिर सॉल्व कर लेना आगे। तो बाकी यहीं तक छोड़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये डी ब्रोगली के बारे में हमने सारा न्यूमेरिकल्स कर लिए, मेन न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया आपको, और फॉर्मूले इसके याद रखना, ठीक है, इसी के बेस पर क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आगे मैं बताऊंगा आपको हाइजेनबर्ग इन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको शुरू से और लास्ट तक ध्यान से समझना पड़ेगा, एक ये एक तरह से जुड़ा हुआ है, एक तरह से सारा टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा, उसके लिए थैंक यू।